हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेट 2023 का जो पेपर 2 हुआ था उसमें से हम लोग आज हिंदी पेडागॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसकी 15 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? कैप्शन का ये तात्पर्य होता है कि जब कोई व्यक्ति, जो अभिनेता या फिर अभिनेत्रियाँ, जो भी मतलब कलाकार वहाँ पे होते हैं, कोई चीज़ जब बात करते हैं तो स्क्रीन में वही शब्द लिख के आते रहते हैं, तो वही कहते हैं कैप्शन। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ये जो फिल्म दिखाई गई है ये किस चीज़ के लिए इस बच्चों को प्रोत्साहित करेगी? श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, सक्रिय रूप से देखना और सुनना, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, पात्रों के अभिनय की सराहना करना और समीक्षा लिखना। तो फिल्म जो दिखाई गई बच्चों को किस लिए दिखाई गई है, तो इसका जो सबसे सटीक आंसर इसमें हो जाएगा कि इसमें से बच्चे की जो श्रवण युक्तियाँ डेवलप होंगी, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो क्या होंगे, बच्चे जो होंगे प्रामाणिक सामग्री का यूज करना भी इससे क्या करेंगे, सीखेंगे। अब देखो, प्रामाणिक सामग्री वो होती हैं जो बच्चा क्या करता है, उनको दैनिक जीवन में यूज करता है, जो बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं। तो ये जो फिल्म दिखाई गई थी किस पर आधारित थी? पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसलिए एक शिक्षिका जो है बच्चों को कैप्शन वाली फिल्म दिखा रही थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क दिया गया है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो यहाँ पे बताना ए सही परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है या फिर आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा जो है संज्ञा की क्रियाओं की अपेक्षा जो है वर्ग का प्रयोग ज़्यादा करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो ये कथन तो यहाँ पे सही दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जो शब्द संपदा बहुत सीमित है। जैसे कि कितने बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि कबीरदास वगैरह को देख लीजिए। ठीक है, वो पढ़ने लिखने कभी नहीं किया, लेकिन शब्द संपदा उनकी कितनी ज़्यादा मजबूत थी। उनके व्याकरण का ज्ञान नहीं था, लेकिन शब्द संपदा उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा जो है संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का और वर्ब का अधिक प्रयोग कर रहा है तो उसकी जो है बहुत शब्द क्षमता सीमित हो। इसका कोई तर्क यहाँ पे नहीं मेल खा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही परंतु आर गलत है। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी जो टीचर उनसे कहती है कि आँख बंद करो और अपने बस्ते से कोई भी मतलब एक चीज़ निकालो, फिर उसके बारे में जो बच्चे होते बताते हैं। तो ये पूछा गया मतलब यहाँ पे कौन सा तरीका यहाँ पे बच्चे की टिप्पणी के बारे में सही है। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। जब मैं कुछ सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। जब मैं देख कर नकल करती हूँ तब भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ, क्योंकि वो क्या कर रही है, बच्ची जो है क्रियाकलाप कर रही है और क्रियाकलाप के माध्यम से वह चीज़ों को सीख रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति या फिर विन्यास पर ध्यान देना। तो यहाँ पे बताया गया है, कोई शिक्षार्थी है, यदि उसे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संदर्भ सामग्री की मदद लेना। उसको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो क्या करती है, अपने जो टॉपिक है उस चीज़ के अनुसार उसकी मदद लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संदर्भ सामग्री की मदद लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता के लिए, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता के लिए, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, या फिर शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु ढूंढने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु ढूंढने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। उसके बाद जब जो उसकी मतलब कमियां होती हैं उनका पता लग जाता है और फिर उसके बाद उन कमियों का क्या कर दिया जाता है, उपचार किया जाता है। तो नैदानिक परीक्षण के बाद फिर क्या किया जाता है, उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, कि शिक्षार्थियों की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु ढूंढे जाते हैं नैदानिक परीक्षण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, विद्यार्थियों की पढ़ाई गई भाषा, बहुत संवेदी अधिगम अनुभव का, या फिर दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो निपुणता परीक्षण जो होते हैं आकलन करते हैं भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई, मतलब कितना बच्चों ने सीखा है, कितना उस चीज़ के बारे में बच्चों को जानकारी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या गंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण लिखना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके जो प्रश्नोत्तरी है वहाँ पर उनमें मतलब भाग लेने के लिए कहा जा रहा है बच्चों को। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है एक शिक्षक के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। इसका जो मेन उद्देश्य है कि बच्चों को उस टॉपिक के प्रति क्या करना, रुचि पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कोई विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया का कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल या फिर श्रवण कौशल। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं ये सब बात की जा रही है यहाँ पे लेखन कौशल के बारे में। लेखन कौशल के जो 8 चरण होते हैं तो उन्हीं के कुछ चरण यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो बात की जा रही है लेखन कौशल की, किसकी? लेखन कौशल की। अब लेखन कौशल कौन से चरण होते हैं? 8। तो पहला होता है जैसे कि मानस मंथन करना, मानस मंथन, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद तीसरा होता है प्रारूप बनाना। उसके बाद चौथा होता है संपादन करना, संपादन करना। पांचवा होता है समीक्षा करना। उसके बाद छठवां होता है त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि ढूंढना। सातवां होता है अंतिम प्रारूप तैयार करना।
अंतिम प्रारूप तैयार करना, और 8वां होता है प्रकाशन करना। 8वां क्या होता है? प्रकाशन करना। तो इन्हीं के कुछ चरण यहाँ पर लिखे गए हैं, ये लेखन कौशल के चरण हैं, और ये सारे 8 चरण आपको याद होने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तो बिल्कुल सही है कि पठन और लेखन कौशल जो होते हैं तो बच्चों में तर्क की भावना का विकास करते हैं, चिंतन की भावना का विकास करते हैं। तो सही दिया गया कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे तर्क बताया गया है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो बिल्कुल गलत दिया गया कि समालोचनात्मक चिंतन जो है पठन और लेखन कौशल का उपकौशल नहीं होता है। तो यहाँ पे ए सही किंतु आर गलत है, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, या फिर केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाए कि भाषा कौशल जो है समावेशित युक्तियों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। मतलब सभी प्रकार की युक्तियों से जो है भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें बच्चा अपने परिवार से सीख ले रहा है, कुछ अपने सहपाठियों सीख ले रहा है, कुछ स्कूल में जाकर सीख रहा है, कुछ पाठ्य पुस्तकों से सीख रहा है। तो सभी प्रकार से समावेशित रूप से सबको शामिल करके भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। मतलब बच्चों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है कि नहीं, इसके लिए बच्चों से मतलब बच्चों को क्या करना है, आकलन करना है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्यवस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो, या फिर कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, क्योंकि वर्णनात्मक कौशल तभी बच्चे कर पाएंगे जैसे कोई कहानी पढ़ा, फिर उसके बाद अपनी समझ के आधार पर उन चीज़ों को बता पा रहे हैं, अपने विचार कर पा रहे हैं, उसका वर्णन कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी पढ़ो और बोध आधारित समझ के आधार पर उन चीज़ों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरीके के पठन को सम्मत कर रही है। गहन पठन, साझा पठन, विस्तृत पठन, या फिर निर्देशित पठन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो जो शिक्षिका क्या कर रही है कि जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई हैं उसके अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को भी सुलभ कर रही है। तो यहाँ पे क्या कर रही है वो जो शिक्षिका है, विस्तृत पठन कर रही है, विस्तृत पठन कर रही है। क्योंकि जो चीज़ें निर्धारित की गई उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी पढ़वा रही है, और भी पुस्तकों को शामिल कर रही है। तो क्या कर रही है वो विस्तृत और एक्सटेंसिव पठन करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य साधनों का चयन करने के लिए कहा। पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता का चयन, बच्चों के अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों के स्तर, या फिर सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना निगेटिव में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सामग्री की अवधारणात्मकता और जटिलता और गहनता का चयन नहीं करना चाहिए, जबकि पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता का चयन किया जाना चाहिए। बच्चों के अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाओं का चयन किया जाना चाहिए, और विद्यार्थियों का क्या स्तर है उनके अनुसार जो है पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निरीक्षण करने के लिए भाषा सामग्री का प्रयोग निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
तो जो सबसे उपयुक्त यहाँ पे मानदंड कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। तो यहाँ चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।